ये वाला टॉपिक जो था उसमें हम लोग टॉपिक देख रहे थे इम्यून रिस्पॉन्स। समझते हैं इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। हम लोग का जो टॉपिक था पिछले दिनों में, जिसको हम लोग पढ़ाने का कोशिश किए थे असाइनमेंट के माध्यम से, आज उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या आता है। पहले पिछले वाले टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स सब आदमी लिख लिए होइएगा तो समझने में अब दिक्कत नहीं होगा। इम्यून रिस्पॉन्स को समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स है क्या। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे बॉडी को सब जो नुकसान करता है वह पैथोजन होता है। पैथोजन में बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजुआ हो सकता है, फंगी हो सकता है, हेलमिंथिस हो सकता है। ये हमारे बॉडी को नुकसान करने वाले चीज है जिसको हम लोग पैथोजन कहते हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर को बीमारी होता है। मतलब इसके वजह से हम लोग के शरीर को क्या होता है, बीमारी होता है, डिजीज होता है। तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, हेलमिंथिस, ये सब क्या है, पैथोजन है। जो बीमारी फैलाता है उसको हम लोग पैथोजन कहते हैं। और इसके शरीर से, इसके वजह से जो आपको प्रॉब्लम होता है वो होता है डिजीज, और आपके शरीर को बीमारी हो जाता है। अब कहता है इसके आने के वजह से आपके बॉडी जो रिस्पॉन्ड करता है कि ये सब आपके बॉडी के अंदर जो घुसेगा, तो घुसने के बाद जो आपके बॉडी में जो कुछ भी प्रभाव दिखाएगा या जो कुछ भी प्रभाव दिखता है वही रिस्पॉन्स कहलाता है। तो रिस्पॉन्ड जो हो सकता है, रिस्पॉन्ड दो तरीके के हो सकता है। एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स और एक होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ध्यान से समझिएगा, अगर इस टॉपिक को समझना है, कल उस दिन भी हम नोट्स के माध्यम से समझाने की कोशिश किए थे, प्रॉब्लम रह गया होगा, लेकिन फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको समझाने का। तो पैथोजन हो गया बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, हेलमिंथिस। इसके वजह से आपके बॉडी को क्या हुआ, बीमारी हुआ। अब जब बीमारी हुआ तो आपके बॉडी में रिस्पॉन्स लेगा ना, कि बीमारी हुआ तो उसके प्रति आपकी जवाबदेही होगी ना, आपके शरीर की जवाबदेही होगी कैसे उस बीमारी से बचे या कैसे उस पर रिस्पॉन्ड करे ताकि वो बीमारी दूर हो सके। आपका बॉडी में भी कुछ ऐसे सेल्फ डिफेंसिंग सिस्टम है जिससे आप बाहरी चीजों को रोक सकते हैं। तो दो तरीके का रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। समझ गए। अब याद कीजिए कि हम लोग इम्यूनिटी में पढ़े थे कि इम्यूनिटी जो होता है प्रतिरक्षा तंत्र, तो इस दौरान जो रिस्पॉन्स होता है, तो ये रिस्पॉन्स प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स कब होगा, जब आपकी इम्यूनिटी, मतलब जब आपकी प्रतिरक्षा तंत्र जिससे आपका शरीर लड़ता है वह इम्यूनिटी एक्टिव हो जाएगा, तब होगा। तो इम्यूनिटी आपके शरीर के अंदर जो रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब बीमारी के आने के बाद जैसे कोई बाहर से आया तो उसके प्रति आप जो का रिस्पॉन्स होगा ना, कि कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। इसके लिए कुछ लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा कि हाँ आया है तो क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो इम्यूनिटी जो होता है वह एक्टिव होता है, एक्टिव स्टेट में आता है। अब दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक होता है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब इनेट इम्यूनिटी हो गया और एडेप्टिव हो गया। इनेट क्या हो गया, तो इनेट क्या मतलब हो गया कि जो जन्म से आपके अंदर था या पहले से जो था वह हो गया, इनेट वाला हो गया, ठीक है। और एडेप्टिव वाला क्या होता है, तो एडेप्टिव वाला हो गया जो बाद में आता है। तो एडेप्टिव के लिए कि बाद के कंडीशन में आपके बॉडी में जनरेट करता है। तो एडेप्टिव होने के लिए आपके बॉडी के अंदर होता है एंटीबॉडी। क्या होता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है, ये आपके शरीर में स्वतः बनते रहता है। आपके बॉडी के अंदर बीमारी से लड़ने के लिए जिसकी मजबूती चाहिए वो चाहिए एंटीबॉडी, जो आपके शरीर की बीमारी की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है, वो होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर एक ऐसा कैपेसिटी, एक ऐसी क्षमता जो आपके बॉडी को बाहर से आने वाले, जो फॉरेन आने वाले उसको पर रिस्पॉन्ड करता है, उससे लड़ता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी, ठीक है।
अब एंटीबॉडी आपके बॉडी में खुद है। अब कोई बाहर से एंटीजन आया, बाहर से एंटीजन आया, मतलब ये डिजीज जो जिससे बीमारी आपको होता है, तो ये बाहर से आया तो बीमारी लेके आएगा, या बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, उसका खुद का अपना एंटीजन होगा। अब एंटीजन क्या करेगा, इस दौरान आपके बॉडी को जाकर अटैक किया, आपके बॉडी को अटैक कर दिया, कौन, एंटीजन। इस दौरान एंटीबॉडी क्या किया, 7 दिनों तक कुछ नहीं किया, उसको नॉर्मल तरीके से देखा कि उसकी एक्टिविटी क्या है, कैसे काम करता है, आपका एंटीबॉडी नॉर्मल रहा। इस दौरान एंटीजन, अब देखिए इसको ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस दौरान क्या हो गया कि एंटीजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिया 7 दिनों तक, 7 डेज तक। इसलिए जब कभी आपको बुखार होता है, सर्दी हो गया या बुखार लग गया या कोई शुरुआती दौर में बीमारी होता है, तो उस दौरान आपकी एंटीजन बढ़ती चली जाती है, मतलब लेवल ऑफ एंटीजन इंक्रीज करने लगता है। इसलिए 7 दिनों तक आपका दवा भी जल्दी सुनता नहीं है। तब क्या होता है, 7 डेज के बाद अब एंटीबॉडी यहां से सोचता है कि अच्छा ये आया है, इसका क्या इफेक्ट है। तो पहली बार एंटीबॉडी अपने प्रभाव को दिखाता है। तो एंटीबॉडी जैसे ही प्रभाव को दिखाता है तो देखता है कि जो ये एंटीजन ऊपर बढ़ रहा था, धीरे धीरे अपने प्रभाव को लूज करने लगता है। ठीक है, लूज करना शुरू किया। अब क्या हुआ, फिर देख लिया कि जो बाहर से आया है उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है, और उस पर रिस्पॉन्ड किया कौन, तो एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किस पे रिस्पॉन्ड किया, एंटीजन पे रिस्पॉन्ड किया, पहली बार रिस्पॉन्ड किया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज, प्राइमरी, क्या बोलते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। पहली बार रिस्पॉन्ड किया इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। क्या हुआ, सबसे पहले एक बैक्टीरिया आया और बैक्टीरिया क्या किया, आपके बॉडी को अटैक किया। तो बैक्टीरिया के बॉडी से क्या निकला, बैक्टीरिया के बॉडी का एंटीजन हुआ, जो आपके बॉडी को प्रभावित करने के लिए आया, डिजीज देने के लिए आया, बीमारी देने के लिए आया। जब यह आपके बॉडी को बीमारी देने के लिए आया, इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में हुआ क्या, इस कंडीशन में ये बैक्टीरिया आपके बॉडी को रिस्पॉन्ड किया, जिससे क्या हुआ कि आपके बॉडी में एंटीजन का लेवल बढ़ने लगा। ठीक है, तब तक एंटीबॉडी कुछ नहीं कर रहा था, फिर एंटीबॉडी क्या हुआ, अपना रिस्पॉन्ड देना शुरू किया, बस अपने आप एंटीजन का लेवल नीचे जाने लगा। ठीक है, तो पहली बार एंटीबॉडी अटैक, एंटीजन से लड़ने के लिए एंटीबॉडी अटैक किया, इसी को बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर क्या हो गया कि कुछ दिनों के बाद, 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 12 दिन, 13 दिन के बाद एंटीबॉडी अब पूरा प्रिपेयर हो गया कि जो आया हुआ था उससे हम क्या करेंगे, लड़ना है। तो आपकी एंटीबॉडी हो सकता है कि आपके बॉडी में खुद बन जाए, या हो सकता है कि आपको टीका लेना पड़े या वैक्सीन लेना पड़े। वैक्सीन लेना, अगर नहीं लड़ पाएगा तो क्या करना पड़ेगा, आपकी बॉडी को उस चीज से बचने के लिए वैक्सीन लेना पड़ेगा। तो या तो वैक्सीनेट होगा या खुद आपका बॉडी जनरेट कर लिया। तो इस दौरान क्या होगा कि 7 या 14 दिनों के बाद फिर आपका एंटीबॉडी पूरी तरीके से तैयार होकर आएगा कि जो एंटीजन आया था उसके पास क्या क्या अस्त्र था। मान लो उसके पास तलवार था, भाला था, चाकू था। ठीक है, अब आपका एंटीबॉडी क्या होगा कि इतना ना चीज था उसके पास, एंटीबॉडी बंदूक लेके आ गया, तो सोचिए तलवार भाला सब क्या हो जाएगा, इस चाकू भाला के सामने कुछ नहीं है। 14 दिनों के बाद एंटीबॉडी जब रिस्पॉन्ड किया, एंटीजन का नामो निशान मिटा दिया, एंटीजन का नामो निशान मिटा दिया, और एंटीबॉडी का लेवल इतना बढ़ गया कि अब दोबारा कभी भी साल में, 2 साल में, 1.5 साल में कभी दोबारा आपके बॉडी को अटैक करेगा, उस कंडीशन में आप में पहले से वो आया हुआ है, पहले उसको पहचान लिया गया है कि पहले भी आ चुका है, तब उसकी खातिरदारी नहीं होगी और आपकी एंटीबॉडी उस पर हावी हो जाएगा और वह एंटीजन आपके बॉडी को प्रभावित नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गया? तो एंटीजन और एंटीबॉडी का यही कंसेप्ट है। अब कोरोना के डिजीज में कोई व्यक्ति अगर पहली बार बीमारी से प्रभावित हो गया होगा और दोबारा उसी कंडीशन में जाएगा तो, या उस कंडीशन में, तो उस पर उसका प्रभाव कम होगा क्योंकि उसका शरीर एंटीबॉडी तैयार कर चुका है। अब जब उस पर रिस्पॉन्ड करेगा तो उस कंडीशन में उसकी एंटीबॉडी मजबूत होगी और वह उसके बॉडी को पर इफेक्ट नहीं होने देगा, उसके प्रभाव को कम कर देगा। न केवल 1 साल में, 1.5 साल, 2 साल, कभी भी। तो टीका भी इसी कंसेप्ट पे काम करता है। जब आप टीका लगाते हैं तो टीका लगाने से आपकी एंटीबॉडी मजबूत होती है। एंटीबॉडी जितनी मजबूत हो जाती है उस हिसाब से
एंटीबॉडी जितनी मजबूत होगी उस हिसाब से एंटीजन का लेवल नहीं बढ़ने देता है। तो दोबारा कभी भी वही एंटीजन आपको बॉडी को अगर अटैक करेगा तो आपकी एंटीबॉडी तो पहले से मजबूत होगी, पहले से देख लिया रहेगा कि ये सारा चीज तो आपके अंदर पहले से मौजूद है और इस पर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा, ठीक है, और उसको मार देगा, ठीक है। कोई भी वही उसी का सेम बैक्टीरिया आए तब, लेकिन फिर दूसरा बैक्टीरिया या दूसरा चीज आएगा तो फिर आपको प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर जो चीज पहले आ चुका है फिर दोबारा आएगा तब रिस्पॉन्ड करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया प्राइमरी। दोबारा जब एंटीबॉडी अटैक किया तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया, अपने प्रभाव को दिखाना। पहली बार प्रभाव दिखाया उस टाइम में एंटीजन अपना प्रभाव ज्यादा था क्योंकि वह पहली बार आया था आपके बॉडी में। दूसरी बार जब एंटीबॉडी तैयार होकर गया तो उस समय में एंटीजन का नामो निशान मिटा दिया और आपकी बॉडी को मजबूत कर दिया। अब बाहर से दोबारा तिबारा जबारा आपके बॉडी में कोई भी अटैक करना शुरू करेगा एंटीजन तो आपका बॉडी उससे फुलफिल रहेगा, तैयार होगा। तो वही हो गया कि एंटीबॉडी को तैयार होने में समय लगता है लेकिन यह लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफी समय तक आपकी बॉडी को बचाए रखता है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या हो गया कि पहली बार प्रभाव दिखाता है तो इसका प्रभाव कम समय के लिए होता है, इसलिए 7 दिन 8 दिन 10 दिन के बाद फिर आपको दोबारा टीका लेना पड़ता है या दोबारा आपके प्रभाव को बढ़ाना पड़ता है। तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या हो गया, शॉर्ट लास्टिंग हो गया, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या हो गया, लॉन्ग लास्टिंग हो गया, ठीक है। इसीलिए जब आपके बॉडी में पहली बार कोई बीमारी होता है तो बुखार, सर्दी, जुकाम, देह दर्द, सर दर्द ये होता है, लेकिन वही चीज अगर दोबारा होगा तो उस बॉडी पर उसका प्रभाव कम होगा। और यही चीज था इम्यून रिस्पॉन्स। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। मानवी समझ में आ गया? दीपा, अनीस, नसीम को आवाज नहीं आ रहा, 1 मिनट। हाँ, क्या क्या चीज इसमें बोला गया है कि जेनेटिक वेक्टर क्या है, वैक्यूल्स है। क्या करता है डिलीवर, डीएनए। किसमें करता है, रिसिपिएंट सेल में करता है। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग वेक्टर में डीएनए मॉलिक्यूल किसमें किया था, वैक्यूल्स के रूप में किया था। कैसे, तो आर्टिफिशियल तरीके से। इसमें क्या किया था, तो फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को, बाहरी जेनेटिक मटेरियल को लाया जाता है, किसमें जलाता है, तो दूसरे बॉडी में जलाता है, जहां पर वो क्या करता है, टूटता है या अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ये वेक्टर डिप्लीकेट हो सकता है, होता है, इसके लिए बाहर अंदर जाके आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, अपने आप टूटेगा भी, अपने जैसा फिर बना भी लेगा, मैनिपुलेशन, ठीक है। और इस तरह से इसके लिए 2 चीज, एक सिलेक्टिबल मार्कर, दूसरा रिकॉग्नाइजेशन साइट। The different types of vector available for cloning as plasmids, bacteriophage, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, जिसको बैक्स भी बोलते हैं, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, जिसको YSC के नाम से जानते हैं, एंड मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, जिसको मैक्स के नाम से भी जानते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स अवेलेबल फॉर क्लोनिंग की टेक्निक को करने के लिए अलग अलग वेक्टर्स का प्रयोग किया जा सकता है, जिस वेक्टर्स के रूप में क्या क्या है, तो प्लाज्मिड वेक्टर है, बैक्टीरियोफेज वेक्टर है, वाहक जो लेके जा सकता है, मतलब अलग अलग तरह की गाड़ी, मान लीजिए कि रिक्शा हो गया, टेम्पू हो गया, रेलगाड़ी हो गया, ठीक है, ठेला हो गया,
हवाई जहाज हो गया, ये सब एक तरह का व्हीकल्स है, एक तरह का गाड़ी है जिसके सहारे हम एक चीजों को दूसरे सभी चीजों में जगहों पर भेजने का काम करते हैं। तो ये चीजें हो गए, ये वेक्टर के रूप में अवेलेबल होता है। तो कहेगा कितने तरह के वेक्टर है, तो बहुत तरह के वेक्टर है, जिसमें से प्रमुख वेक्टर ये सब है जिसके सहारे भेजने का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द क्लोनिंग वेक्टर्स are limited to the size of insert that they can carry depending on the size and the application of the insert, the suitable vector is selected for a particular purpose. The cloning vector is limited to the size. ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, अपने आकार के हिसाब से लिमिटेड होता है। ऐसा होता है कि इसको किसी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है। That they can carry depending on the size and the applications of the insert the suitable vectors as selectable for the particular purpose. किस पर्पस से आपको चेंज करना है, किस पर्पस से आपको भेजना है, किस पर्पस से उसको ट्रांसमिट करना है, तो इसके साइज मायने नहीं रखता है। ये केवल डिपेंड करता है कि इंसर्ट किस में करना है और किस पर्पस से करना है, पार्टिकुलर पर्पस उसके होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया क्लोनिंग वेक्टर के रूप में। तो इसमें हेडिंग में दे दीजिएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब नया हेडिंग लिखना है क्या, तो नया हेडिंग देना है। हाँ, कह रहा है द क्लोनिंग वेक्टर आर, पहला पॉइंट लिखेंगे। हाँ, द डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर अवेलेबल फॉर क्लोनिंग। क्लोनिंग वेक्टर के लिए जो हम लोग कह रहे हैं कि एक व्हीकल्स होता है, आपको पहुंचाना है एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर, तो कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स अवेलेबल, अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं, अलग अलग तरह के व्हीकल्स हैं। तो यहाँ पर चूंकि बॉडी के लिए व्हीकल्स बने हुए हैं, तो बॉडी के लिए जो ले जाने का काम करेगा कि हाँ प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड पर कुछ चीजों को डाल दीजिए, प्लाज्मिड उसको दूसरे बॉडी में पहुंचा देगा, या बैक्टीरिया फेज के माध्यम से एक बॉडी पे डालिए, उस दूसरे फेज में पहुंचा देगा। तो व्हीकल्स के रूप में कई चीजों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे प्लाज्मिड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम का प्रयोग करते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BACS लिखते हैं। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम जिसको YACS के नाम से जानते हैं, एंड मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोजोम जिसको MAC के नाम से जानते हैं। तो इतना सारा चीज है जो व्हीकल्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, वाहक के रूप में पहुंचा जाता है, एक गाड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिस पर कई चीजों को डाल देना है और उसको पहुंचा देना है। द क्लोनिंग वेक्टर आर लिमिटेड। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, लिमिटेड होता है। किस चीज के लिए, तो साइज के लिए। ठीक है, दे कैन कैरी डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड द एप्लीकेशन ऑफ इंसर्ट द सुटेबल वेक्टर। ठीक है, ये डिपेंड करता है साइज के बेसिस से कि इसमें से किसका प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, ये जितने चीज है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हाथी को लेके जाना होगा, तो फिर तो आप ट्रक लेके न जाइएगा, ट्रक लेके जाइएगा तो तब हाथी आपको ये आएगा। मान लीजिए कि बच्चा को लेके जाना है, तो बच्चा तो रिक्शा में भी जा सकता है, टेम्पू में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। ऑक्सीजन लेके जाना है तो ऑक्सीजन के लिए कंटेनर उसका अलग होगा। तो चीजें गाड़ी अलग अलग तरह के हैं, आपको डिपेंड ये करना है कि उसकी साइज क्या है और उसको किस जगह पे पहुंचाना है, किस पर्पज से लेके जाना है। तो इसके क्या क्या चीज होंगे, तो इसका डिपेंड क्या क्या करेगा, साइज डिपेंड करेगा। ठीक है, पर्पज डिपेंड करता है। ठीक है, और क्या करेगा, एप्लीकेशन ऑफ इंसर्ट, किस तरीके की कौन एप्लीकेशन का इसमें यूज करेंगे। ठीक है, कौन सुटेबल वेक्टर को आसानी से उसमें आ जाएगा। तो ये चीज डिपेंड करता है, पर्पस ये करता है कि कैसे उसको हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट।
आगे बढ़े। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर का चरित्र कैसा है, ये चीज हम लोग देख रहे हैं। regardless of the selection of a vector all vectors are carrier DNA molecules, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ वेक्टर, ऑल वेक्टर्स आर कैरियर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जितने भी क्लोनिंग वेक्टर होता है, इसका मेन पर्पस होता है कैरी करना। अब ये कुछ कैरेक्टर इसका क्या क्या है। इट मस्ट बी सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इसमें जो गुण है इनसाइड द होस्ट सेल, ठीक है। मतलब जब ये होस्ट सेल के अंदर जाएगा तो इसको बाहर से आपको रिप्लिकेट तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप उस चीजों को ले या उसके बॉडी में छोड़ दीजिए, वहीं पर जाके वो अपने आप संख्या बढ़ाना शुरू करेगा। इसलिए कहा गया सेल्फ रिप्लिकेटिंग, मतलब ये वेक्टर आपके बॉडी में जाकर मतलब होस्ट की बॉडी में जाने के बाद ये स्वतः रिप्लिकेट कर सकता है। तो एक गुण इसका ये हो गया। दूसरा, इट मस्ट possesses a unique restriction मतलब हो गया बंदिश, पाबंद। रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर री-एंजाइम्स, ठीक है। इट मस्ट प्रोसेस द यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट, इसमें भी कुछ चीजों के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, या कुछ फिर से उस एंजाइम को जनरेट कर पाना, तो ये उसके पर लिमिटेशन का ये कैरेक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ डोनर डीएनए फ्रैगमेंट introduction of donor DNA fragment must not interfere with replication property of the vector. Donor DNA fragment must not interact with replication property of the vector, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ डोनर मतलब हो गया देने वाला। तो जो देने वाला है, इंट्रोडक्शन ऑफ डोनर डीएनए फ्रेगमेंट मस्ट नॉट इंटरफेरेंस विद द रिप्लिकेशन प्रॉपर्टी। डोनर के अंदर कैसा बिहेव कर रहा है वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि वो रिप्लिकेट करने की गुण उसके अंदर है कि नहीं। अगर डोनर के अंदर है, मौजूद है, ठीक है, तो वो स्वाभाविक बात है कि जिसके अंदर जो लेके जाएगा उसके अंदर रिप्लिकेशन प्रॉपर्टी मौजूद होगी, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इट मस्ट प्रोसेसेज
marker gene, some marker gene such that it can be used for later identification of recombination cell. और last point, they should be essentially, ये जरूरी है, isolated from host cell. आइसोलेट है ना होस्ट सेल के अंदर, ये इसकी बॉडी की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो क्लोनिंग वेक्टर में इन सारी बातों को ध्यान रखना है, जो कि एसेंशियल कैरेक्टर है क्लोनिंग वेक्टर के लिए, जरूरी चीजें हैं क्लोनिंग वेक्टर के लिए। अब जितना सब तरह के हम लोग चीज देखे हैं कि वैक्यूल्स के रूप में कौन कौन चीज का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम लोग देखे हैं किसके बारे में, तो बैक्टीरियोफेज के बारे में, जैसे देखे हैं बैक के बारे में, जैसे देखे हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम के बारे में, फिर देखे हैं ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोजोम के बारे में। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पहले देखेंगे, तब इसके बाद ठीक है लास्ट में देखेंगे क्या, तो लास्ट में देखेंगे कि अदर टाइप ऑफ वेक्टर कौन कौन हो सकते हैं, यूज ऑफ वेक्टर कौन हो सकते हैं, और ये टॉपिक इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग वेक्टर सबको देखते हैं। पहला वेक्टर क्या क्या था, तो पहला वेक्टर का नाम है प्लाज्मिड्स। हो जाएगा तो बोल दीजिएगा। चलिए ठीक है। अब कह रहा है कि इसके अंदर जो वैक्यूल्स का प्रयोग किया गया था उसमें सबसे पहला वैक्यूल्स था जिसका नाम था, हेडिंग दीजिएगा, क्या चीज दीजिएगा हेडिंग, वैक्यूल्स या वेक्टर, ऐसे दीजिएगा वेक्टर फॉर क्लोनिंग, वेक्टर फॉर क्लोनिंग। ठीक है, पहला था प्लाज्मिड, पहला हम लोग देख रहे थे प्लाज्मिड के बारे में। ठीक है, प्लाज्मिड के बारे में क्या कह रहा है, प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए replicating elements present in bacterial cell में प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट, प्लाज्मिड्स show the size ranging from 5.0 kb to 400 kb। प्लाज्मिड तीसरा पॉइंट, प्लाज्मिड आर inserted
into, आवाज नहीं जा रही है? मैसेज करके जवाब दीजिए, तो मैसेज करके जा रही है आवाज अब? अभी भी आवाज नहीं जा रही है? देखिए तो, हेलो, आवाज आ रही है अब? मैसेज कीजिए एक बार और। हेलो, बोल के नहीं, मैसेज कीजिए, मैसेज कीजिए ना। अब आ रही है, ठीक है। चलिए माइक से ही बताते हैं। प्लाज्मिड आर इंसर्टेड, डाउन हो गया लगता है वो। प्लाज्मिड आर इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियल सेल, plasmid are inserted into bacterial cell by a process called transformation. प्लाज्मिड को इंसर्ट किया जाता है इनटू बैक्टीरियल सेल बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से। नेक्स्ट, प्लाज्मिड कैन accommodate an insert size of up to 10 kb DNA fragment, 10 kb DNA fragment, 10 kb DNA fragment। Generally plasmid vector carry a marker gene which is mostly a gene for antibiotic resistance, ठीक है। प्लाज्मिड वेक्टर जो होता है वो मार्कर जीन विच इज मोस्टली ए जीन फॉर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, उसके रूप में भी काम करता है। कुछ बोलना होगा तो मैसेज कीजिएगा, माइक नहीं लगा हुआ। ये हो गया वेक्टर्स प्लाज्मिड के बारे में कि प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, साथ ही साथ सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, रिप्लिकेटिंग एलिमेंट प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल, और इसके अंदर रिप्लिकेटिंग एलिमेंट होता है, टूटने वाला गुण होता है, जो मुख्य रूप से बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा पार्ट, प्लाज्मिड शो द साइज रेंजिंग फ्रॉम, प्लाज्मिड का जो आकार होता है वो 5.0 kb से लेकर 400 kb तक होता है। तीसरा बात, प्लाज्मिड आर इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियल सेल, प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल में पहुंचाया जा सकता है बाय ए प्रोसेस, एक प्रोसेस के माध्यम से। उस प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव। प्लाज्मिड कैन एकोमोडेट एन इंसर्ट साइज ऑफ अप टू 10 kb फ्रेगमेंट्स। प्लाज्मिड जो होता है अपने साइज को क्या कर सकता है? एकोमोडेट कर सकता है, इंसर्ट करने के लिए बढ़ा, मतलब अगर कम है तो थोड़ा बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो लेकिन
अगर मिनिमम है तो उतना तक 10 kb तक फ्रेगमेंट तक ले सकता है। जनरली प्लाज्मिड वेक्टर कैरी ए मार्कर जीन विच इज मोस्टली ए जीन फॉर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। प्लाज्मिड जो होता है एक मार्कर जीन की तरह, ठीक है, कैरी ए मार्कर जीन को कैरी करता है विच इज मोस्टली ए जीन फॉर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, जो आपके बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के रूप में काम करता है, बीमारियों से लड़ने में, प्रतिरक्षा को मजबूत करने में मदद करता है। तो प्लाज्मिड जब पहुंच जाता है तब इसका ये काम हो जाता है। तो ये वेक्टर हो गया। अगर हो गया तो आगे बढ़े, मैसेज कीजिए। कोई आदमी मैसेज कीजिए। नहीं हुआ है क्या? अब आ रही है जी सर। नहीं नहीं हुआ, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो था वैकिल्स, उस वैकिल्स का नाम क्या था? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, जिसको हम लोग BACS के नाम से जानते हैं। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम आर simple plasmid is designed to clone very large DNA fragment ranging in size from 75 to 300 kb। इसका आकार थोड़ा सा उसके तुलना में शुरुआत तो कम से है, लेकिन खत्म उसमें 400 था, इसमें कम है। नेक्स्ट पॉइंट, बैक्स basically have marker like sites such as antibiotic resistance gene and a very stable origin। इसकी स्टेबिलिटी बेहतर होती है ऑफ रिप्लिकेशन, या पढ़े होइएगा ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन को ओराई के नाम से जानते हैं। दैट, जहां से शुरुआत होता है रिप्लिकेशन, दैट प्रमोट्स, 12th में पढ़े होइएगा, प्रमोट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लाज्मिड after bacterial cell division and maintaining the plasmid copy numbers, maintaining a plasmid copy number to one or two
पर सेल। ठीक है, तो ये हो गया। एक और पॉइंट लास्ट, बैग्स आर बेसिकली used in sequencing the genome of organisms in genome projects। ठीक है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से जीनोम प्रोजेक्ट के रूप में किया जाता है। तो ये हो गया, इसके बारे में क्या क्या कहा गया कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है, ये जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आर सिंपल प्लाज्मिड, ये एक साधारण टाइप का प्लाज्मिड होता है। इज डिजाइन टू क्लोन वेरी लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट, यह कम समय में अपने जैसा ही चीजों को ज्यादा तैयार कर देता है। क्लोन तैयार कर देना, क्लोन मतलब होता है अपनी जैसी चीजों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तैयार कर देता है, जिसकी आकार 75 केबी से लेकर 300 केबी तक होता है। बैग्स बेसिकली हैव ए मार्कर लाइक साइट्स सच एज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जेन एंड वेरी स्टेबल ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ठीक है, ये जितना भी टूटता है उसमें स्टेबिलिटी अच्छी होती है, मतलब टूटने के बावजूद भी यह अस्थायी बना हुआ रहता है। दैट प्रमोट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लाज्मिड आफ्टर बैक्टीरियल सेल। ठीक है, यह प्रमोट्स करता है, ठीक है, किस चीज को, तो ये प्रमोट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लाज्मिड आफ्टर बैक्टीरियल सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, बढ़ाता है। एंड मेंटेनिंग द प्लाज्मिड कॉपी, और अपने जैसे कॉपी को तैयार कर देता है टू एक सेल या एक से अधिक सेलों में। लास्ट, बैग्स आर बेसिकली यूज इन सीक्वेंसिंग टू जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म इन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, एक जीनोम प्रोजेक्ट होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है, उसी तरह से जीनोम प्रोजेक्ट में इसका प्रयोग बेसिक, जैसे पढ़े हुएगा HGP के बारे में 12th में, तो वहां पर इसका प्रयोग बेसिकली बेहतर तरीके से किया जाता है। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हम लोग का हो गया। अब जो बचा हुआ रह गया उसको अगले दिन हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वही सब जब नोट से पढ़ा दिए थे तो बहुत को समझ में नहीं आया, इसलिए अब लिखिए के पढ़िए जैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोग का हो गया। दोनों चीजों को हम कवर कर दिए हैं कि जो छूटा हुआ था या जो समझ में नहीं आया था उसको एक बार फिर से देखिएगा तो हो जाएगा क्लियर, और ये आपका कंप्लीट हो गया दोनों चीज। ठीक है, फिर भी अगर प्रॉब्लम रहता है तो एक दिन और उसको समझा देंगे। नोट सबके पास, नोट सब लिख लीजिएगा पिछले दिनों का क्लास का, उसको हम समझा देंगे। ठीक है, सबका हो गया, मैसेज कीजिए तो। ठीक है, ठीक है, तो बाकी आदमी मैसेज नहीं कर रहा है, मैसेज की जिम्मेदारी एक एक आदमी का है कि? हाँ ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले दिन।